स्टाइलिस्टिक्स का ये जो लेक्चर है, द स्टाइलिस्टिक्स एंड द स्टाइल कंसेप्ट, इसको डिस्कस करने लगे हैं, तो दैट इज द थर्ड पार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है कि स्टाइल एज ए चॉइस। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि स्टाइल एज ए चॉइस, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या बनता है कि जो राइटर होता है उसके पास डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल होती हैं। अच्छा, अब जब मैंने कहा कि डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, व्हाट डज इट मीन के राइटर जो है वो कोई भी जो वर्ड है, ठीक है, डिक्शंस वो यूज कर सकता है, या फिर वो पर्टिकुलर जॉनरा जो है उस पे वो लिख सकता है, और पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में वो लिख सकता है। मतलब अ लॉट ऑफ चॉइसेस इज बीइंग अवेलेबल टू द राइटर। सो ये एक तरह की, मतलब कह ले कि ब्रीफ ओवरव्यू था। अब इसको मैं रीड करता हूँ, and after that I would be explaining that. So while examining the concept of stylistic, it is equally essential to give attention to the notion of choices. Choice is a very vital instrument of stylistic, since it deals with the variations of the options that are available to an author. Since language provides its user with a more than one choice in given situation, there are different choices available to the writer in a given text. This then depends on the situation, genres the writer chooses in expressing thoughts and opinions. इसको मजीद मैं इलेबोरेट करता हूँ और इसको सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ना डियर स्टूडेंट, कि जब आप लैंग्वेज को यूज करते हैं तो यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स एलिमेंट ना, आपके पास बे इंतहा किस्म के वर्ड्स अवेलेबल हैं। अच्छा, अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि दैट के विच वर्ड्स यू आर गोना चूज, और कौन सी सिचुएशन में आप क्या बोलना चाहते हैं, इट्स टोटली इन योर हैंड। अच्छा, इसी चीज को जब हम स्टाइलिस्टिक में एज ए स्टाइल एज ए चॉइस बात करते हैं, तो राइटर के पास, ऑथर के पास क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ अ चॉइसेस अवेलेबल है। ठीक है, वो लैंग्वेज के लिहाज से, वो जॉनरास के लिहाज से, वो क्या चॉइसेस क्या है कि राइटर के पास अवेलेबल है। सो इसी तरह हम आगे चलते हैं। अच्छा, जब with the writer's choice there is a reflection of his ego and the social condition of his environment. सिंपल सी बात है कि इंडिविजुअली एज ए राइटर क्या है ना, कि ऑब्वियस बात है, जब उसके चॉइस इस चीज पे डिपेंड करती है, उसके ईगो पे डिपेंड करती है। अब वो कौन सी सोशल सर्कल में रह रहा है, या उसकी सोशली कंडीशन क्या है, ठीक है, और इन्वायरमेंट क्या है, ये सब डिफाइन करेगी उसकी राइटर की चॉइसेस को। In determining the appropriate choice of a linguistic element, two important choice plans are open to the writer. The first one is the paradigmatic, and the second one is a syntagmatic. अच्छा, अब यहाँ पे वो तो हमने बात कर ली। अब हम क्या करते हैं, obviously writer is going to use the, उसने क्या करना है कि उसने वोकैब यूज करनी है, उसने वर्डिंग यूज करनी है। सो जो वर्ड्स हैं वो क्या होंगे, वो लिंग्विस्टिक एलिमेंट होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे राइटर के पास क्या है कि दो तरह की चॉइसेस अवेलेबल होती है जब हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक एलिमेंट की बात करते हैं या वर्ड चॉइसेस की बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वही मैंने बात की, एक पैराडिग्मेटिक रिलेशन होता है वर्ड्स का, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, सेंटिग्मेटिक होता है। अच्छा, अब बिल्कुल ये इसी तरह ही होगा जिस तरह आपने देखा होगा, ग्राफ ड्रा करते हैं तो एक वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, जिसको हम कह लेते हैं एक्स एक्सिस कह लेते हैं, दूसरी को नाम दे देते हैं वाई एक्सिस, या वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस नाम दे देते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे उसने बात की है कि द पैराडिग्मेटिक एक्सिस इज आल्सो रेफर्ड टू एज द वर्टिकल or choices axis, while the syntagmatic is the horizontal axis. इसी चीज को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज क्लियर हो जाएगी कि पैराडिग्मेटिक क्या होता है और सेंटिग्मेटिक क्या होता है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि द वर्टिकल एक्सिस गिव्स अ वैरायटी ऑफ चॉइसेस बिटवीन वन आइटम एंड अदर आइटम्स। द राइटर देन चूजेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। Thus, the paradigmatic axis is able to account
for the given fillers that occupy a particular slot while still maintaining the structure of the sentence. At the paradigmatic level, for example, a writer or speaker can choose between start and commence, go and proceed. अच्छा, अब यहाँ पे पैराडिग्मेटिक की जिस तरह हमने बात की है कि जो पैराडिग्मेटिक आपके पास रिलेशन होता है वर्टिकल होता है। अच्छा, अब यहाँ देखें कि हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ही इज रनिंग वेरी फास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ही को आप कई वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ही की जगह असलम भी आ सकता है, ही की जगह दे भी आ सकता है। सो ये क्या है कि वर्ड का पैराडिग्मेटिक रिलेशंस होता है। इसी तरह ही राइटर के पास क्या होता है कि लिंग्विस्टिक एलिमेंट की चॉइसेस होती है कि वो वर्टिकली वर्ड को चेंज कर सके। अच्छा, अब देखें कि क्विकली है तो वो फास्टली भी हो सकता है। ठीक है, वो चेंज हो सकता है। अच्छा, अब रन का तो ऑब्वियसली रन होगा। तो ये वर्टिकली क्या है कि वर्ड क्या है कि कैटेगरीज में बहुत सारे वर्ड जो है वो अवेलेबल होते हैं, राइटर के पास चॉइसेस होती है। अच्छा, इसके बरक्स हमारे पास सेंटिग्मेटिक रिलेशन आ जाता है, जिसको हम हॉरिजेंटल काइंड ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द वर्ड्स कहते हैं। अच्छा, अब एक सेंटेंस जिस तरह के मैं बात करता हूँ, ही वॉक। अच्छा, ही आपके पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एंड वॉक इज ऑब्वियसली दैट वुड बी अ प्रेडिकेट। जिस तरह के अब देखें कि सब्जेक्ट का सेंटेंस में होना कंपल्सरी होता है, एंड ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान जो रिलेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, सेंटिग्मेटिक कहते हैं, और ये सेंटिग्मेटिक रिलेशन होता है। इसी तरह ही क्या है कि अगर वर्टिकली जो वर्ड को रिप्लेस करने के पास राइटर के पास चॉइस है, तो इसी तरह सेंटिग्मेटिकली भी राइटर के पास चॉइसेस होती है वर्ड को रिप्लेस करने के लिए। इसी चीज को आगे लेके चलते हैं कि स्टाइलिस्टिक रिक्वायर्स द यूज ऑफ अ ट्रेडिशनल लेवल्स ऑफ अ लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन सच एज साउंड्स, फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, स्टाइलिस्टिक लेवल की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब देखें ना कि स्टाइलिस्टिक जब हम साउंड की बात करते हैं तो ये फोनोलॉजिकल लेवल हो गया। अच्छा, जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये साइंटेक्टिक लेवल हो गया स्टाइलिस्टिक्स का। और जब हम ऑब्वियसली मीनिंग की बात करेंगे तो ये स्टाइलिस्टिक्स का क्या होगा, सेमेंटिक लेवल होगा। तो इस चीज को भी ऑब्जर्व करना और इस चीज का रिप्लेस करना, साउंड के लिहाज से डिफरेंट साउंड यूज करना और डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज करना विद इन अ लिटरेरी वर्क, क्या है, राइटर का या ऑथर का, और फिर डिफरेंट मीनिंग क्रिएट करना, ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स ऑन टोटली द आइटम ऑफ द लैंग्वेज। अब इसी चीज को हम आगे लेके चलते हैं। इट देन फॉलोज दैट the consistent appearance of a certain structure, items and elements in speech utterances or in a given text is one of the major concern of the stylistics. अब यही बात है कि जब देखें कि स्पीचेस में ऑब्वियसली बात है कि डिफरेंट क्या है कि स्ट्रक्चर यूज होंगे। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द utterances ड्यूरिंग द स्पीच यूज होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट के टेक्स्ट में भी क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे। तो स्टाइलिस्टिक बेसिकली कंसर्न विद दोस थिंग। अच्छा, अब पहले हमने एज ए चॉइस उसको डिस्कस किया स्टाइल को। अब एज ए स्टाइल को हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, एज ए मैन डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, this is based on the notion that every individual has his or her own unique way of doing things, that no two person or of exactly the same character. There are always distinct features that distinguish one person from the other. Thus, in literary style, one is able to differentiate between the writings of a Sianka and a HB, or based on their use of a language among other things. अच्छा, अब ये दो राइटर्स हैं। पहले तो हमने बात की कि स्टाइल एज ए मैन हम अगर लेते हैं ना, तो ऑब्वियसली बात है कि एक बंदा जो है दूसरे बंदे से वेरी करेगा, और हर इंडिविजुअल बंदे की एज ए मेल एंड फीमेल क्या होगी, यूनिकनेस उसमें पाई जाएंगी, और वो क्या होगा, इंटरेस्ट उसका डिफरेंट होगा। तो इसी तरह ही अगर हम इस चीज को रिलेट करें, दो ऑथर की बात की गई कि उनका जो यूज ऑफ द लैंग्वेज है उसको अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो डिस्टिंक्ट फीचर्स के हामिल है।
A person's styles may also be shaped by his social and political background, religious inclination, culture, education, geographical location, etc. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि एक तो हमने वो बात कर ली राइटिंग के लिहाज से, तो मैन का जो स्टाइल है, मतलब एज ए इंडिविजुअल ऑथर को हम क्या कर सकते हैं, उस इस चीज पे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या इस स्टाइल को हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कि उसका सोशली बैकग्राउंड क्या है, या पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, या रिलीजियस उसकी एफिलिएशन क्या है, कल्चर क्या है, एजुकेशन क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से भी क्या है कि पर्सन के स्टाइल्स को डेविएट किया जा सकता है, यूनिकनेस उसको दी जा सकती है और उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है. अच्छा, simply put, the notion of a style as the man sees style as index of the personality, but this perspective is not without its own problems. अच्छा, अब यहाँ पे वही बात की है कि इंडिविजुअल बंदे का जो हम क्या करते हैं कि उसको पुट एज ए नोशन स्टाइल देखते हैं एक इंडिविजुअल बंदा के एज ए इंडेक्स पर्सनालिटी के तौर पे, एज ए इंडिविजुअल पर्सनालिटी के तौर पे ना. अच्छा, अब ये किस चीज पे बेस करता है? ऑब्वियसली that would be based on the perspective is, उसको हम ये नहीं कर सकते कि ये प्रॉब्लम्स जो है उससे हम उसको डेविएट करें. ऑब्वियसली ही वुड बी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम्स दैट ही वुड बी फेसिंग एज ए राइटर, ठीक है, इंडिविजुअल. तो उस चीज से क्या करेगा, वो चीज रिफ्लेक्ट होगी, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो रिलीजियस से हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो. हर एक जो वो बयान करेगा उसका राइटिंग स्टाइल, वो बेसिकली वो प्रॉब्लम फेस करेगा, तो उससे वो क्या करेगा, वो काइंड ऑफ बागी होके वो राइटर जो है वो चीजें क्या करता है, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है. अच्छा, अब यहाँ पे डेविएशन की बात हुई है. अच्छा, डेविएट पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेविएशन मीन. अच्छा, ये कहते हैं इनहराफ कर जाना. अच्छा, लेट्स सपोज दैट आई एम गोइंग समवेयर ना, मैं जा रहा हूँ और मैं उसी चीज से बदल जाऊं, रास्ता उस चीज से हट जाऊं, तो ये क्या होता है बेटा, बेसिकली डेविएट कर जाना. तो इस चीज को हम अब समझते हैं कि स्टाइलिस्टिक्स के लिहाज से स्टाइल में डेविएशन से क्या मुराद है. अच्छा, when an idea is presented in a way that is different from the expected way, then we say such a manner of a carrying it out has deviated from the norm. अच्छा, नॉर्म कह लें कि एक ट्रेंड चल रहा है, एक ट्रेंड सेट है, ठीक है, वो उस पे चीजें जा रही हैं, ठीक है, एक स्टोरी या कोई भी चीज, ड्रामे चल रहे हैं, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, लिटरेरी वर्क है, नावल जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है, एक ट्रेंड सेट किया हुआ है. लेकिन उस ट्रेंड और उस जाब्ते से हट के चीज को डिस्क्राइब कर देना, वो क्या कहलाता है, डेविएट कहलाता है फ्रॉम द नॉर्म्स. अच्छा, अब मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा और आई विल ट्राई टू मेक इट इजी फॉर यू पीपल ना. आप इसको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेट करें, तो उसमें क्या होता है कि the drama that we are having at Elizabethan age now in the postmodern age is totally different. ठीक है, वो नॉर्म्स चेंज हुई, वो राइटर ने डेविएट किया. फिर इसी तरह अगर हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, वहां पे प्रोज का जो स्टाइल है और कंपेयर करें टू द बैकन के जो प्रोज स्टाइल है, उससे काफी डिफरेंट है. अच्छा, अब वहां पे क्या होता था, वहां पे रिलीजियस प्रोज लिखे जाते थे, मतलब बिब्लिकल जो कंसेप्ट था वो ज्यादा था. लेकिन आज के जो बेकन के प्रोज को हम कंपेयर करें, तो वो क्या है कि वो उससे टोटली डिफरेंट है. और वो क्या है कि डिफरेंट जो सोसाइटी के एस्पेक्ट है, उसको ऑफ फ्रेंड है, ऑफ मैरिज है, ऑफ रिवेंज है, इस तरह की चीजें वो एक्सप्लेन की जा रही है, ठीक है, वर्ल्ड विजडम पे फोकस किया जा रहा है. तो इसको बेसिकली हम डेविएशन कहेंगे. अच्छा, the concept of style as a deviation is based on the notion that there are rules, convention, and regulations that guide the different activities that must be executed. वही बात हो गई सिंपल. मतलब क्या होता है, एक कंसेप्ट और स्टाइल से मुराद क्या है कि एज ए डेविएशन पे वो क्या है, बेस करती हैं, एक नोशन पे बेस करती हैं, और रूल्स होती हैं, ठीक है, कन्वेंशंस होती हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, रेगुलरिटीज आ जाती हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, और उनका उसके मुताबिक एग्जीक्यूट होना कंपल्सरी होता है. So thus when these conventions are not compiled with, there is deviation in stylistic is concerned with the use of different styles from the expected norms of the language used in given genre of writing.
अच्छा, अब गिवन जॉनरा ऑफ राइटिंग से क्या मुराद है? जॉनरा इसी को ही कहेंगे, अ पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द लिटरेचर इन अ पार्टिकुलर वे। अब देखें कि जॉनरा को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि ड्रामा आ गया, ठीक है, इसी तरह ही आप कह लें कि पोएम आ गई, ये चीजें क्या होती हैं कि डिफरेंट शेप ऑफ द लिटरेचर इन अ रिटन फॉर्म, तो इसको हम जॉनरा कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे उसने ये चीज बात की है कि जब आप मतलब ये कन्वेंशन है और वगैरह को, ठीक है, एज ए उसको कंसीडर नहीं करते और आप उसको डेविएट कर देते हैं फ्रॉम द एक्सपेक्टेड नॉर्म्स एंड द यूज ऑफ लैंग्वेज, सो इसको हम क्या कहेंगे? डेविएशन कहेंगे। अच्छा, इसी चीज को अगर हम आगे कन्फॉर्मिटी की तरफ जाएं, तो ये चीज क्या है? डेविएशन होपफुली आपको क्लियर होगी कि जो ट्रेंड सेट है उससे लैंग्वेज का डिफरेंट यूज कर जाना, तो ये स्टाइल डेविएशन कहलाती है। और स्टाइलिस्टिक्स में इस चीज को कंसर्न किया जाता है। स्टाइल एज ए conformity can be seen as the first available option for the writer to express himself. This is so because virtually all possible fields that are written material can belongs to have been established. Any style that is distinct is so as the result of deviations. अच्छा, in fact it is one of the notions, पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं ना। अब देखें ना, conformity अगर हम इस चीज को देखें तो conformity kind of a thing that can, like a writer is sure of समथिंग, और उसमें क्या करता है राइटर जो होता है, अपने आप को जहाँ पे कंफर्टेबल महसूस करता है उसके थ्रू वो क्या करता है? चीजों को एक्सप्रेस करता है। सो अब देखें, कंफर्मिटी जो होती है ना, वो किस वजह से आती है? डेविएशन की वजह से आती है। स्टाइल में जब वो डेविएट करता है, तो राइटर के पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज अवेलेबल होती है थ्रू ही इज गोना एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज दैट ऑफ स्टाइल एज ए कंफर्मिटी के तौर पे उसके पास ये फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिसके थ्रू वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट अच्छा, this is so because virtually is possible field that written material can belongs to have been established. Any style that is distinct is so as result of deviation. अच्छा, वही बात की है कि वो जो स्टाइल है, ठीक है, जो मटेरियल है वो तो एक तरह का इस्टेब्लिश हो गया है। जिस तरह मैंने रिसेंटली अ फ्यू सेकंड बिफोर मैंने आपको एग्जांपल दी, उसी तरह ही जब वो क्या होता है, राइटर डेविएट कर जाता है उस चीज से, और तो वो क्या होता है कि न्यूनेस राइटिंग में ले आता है, ठीक है, समहाउ। और उसमें ही वो चीज कहता है कि इन फैक्ट इट इज वन ऑफ द नोशन ऑफ स्टाइल कंफर्मिटी दैट द आइडिया ऑफ स्टाइल एज अ चॉइस ऑपरेट्स एंड द रिजल्ट इन और ब्रिंग आउट द possibility of style deviation. That is a writer needs first of all to decide whether to conform with the established style or to deviate. It is not in all situations that a writer enjoys flexibility to deviate. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि ना, फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर अगर डेविएट करना चाहता है ना, तो उसमें एक ट्रेंड जो है, स्टाइल जो है अवेलेबल है, उसको वो फॉलो कर रहा है। तो जब वो स्विच करने लगता है दूसरे स्टाइल की तरफ, तो वो पहले कंफर्म करता है, देन ही इज गोना स्विच टू द नेक्स्ट स्टाइल थ्रू विच देन ही एक्चुअली डेविएट, अदरवाइज ही इज नॉट गोना डेविएट। अच्छा बेटा, इसी में ही आगे वो बात करता है कि स्टाइल एज ए कंफर्मिटी। The style as a conformity is often strictly enforced in a certain fields of circumstances. अच्छा, अब यहाँ पे इसको जर्नल समझने के लिए क्या होता है कि जो कंफर्मिटी होती है ना, ये काइंड ऑफ स्ट्रिक्टली इन्फोर्स की जाती है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह ही जिस तरह के आपको कोई लेट्स सपोज दैट एकेडमिकली कोई एजुकेशनली कोई टास्क मिलता है या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आपको मिलता है, एंड यू आर सपोज टू कंप्लीट दैट वेरी असाइनमेंट और थिंग विद इन अ गिवन टाइम ना, तो इसको काइंड ऑफ हम क्या कहते हैं कि ये एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ अ टेक्स्ट एक्सेप्टेबिलिटी होती है। So one major weakness of conformity to established style is that it clips creativity, but the moment a text accommodates or injects some creativity in the style, it becomes marked as a deviation from the norms.
अच्छा, अब यहाँ पे बेटा जो बात की गई है, अगर मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करूं तो उसमें यही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि जो एक तो स्टाइल अवेलेबल है, ठीक है। अब जो स्टाइल अवेलेबल है तो उसको फॉलो किए जा रहा है, ठीक है। एक ट्रेंड सेट हुआ, उसको फॉलो किया जा रहा है। ऑब्वियसली अब उससे डेविएट करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। उसमें सरकमस्टांसेस के लिहाज से बहुत टफ सिचुएशन होती है उसको काइंड ऑफ स्विच करने से फ्रॉम द न्यू स्टाइल और न्यूनेस को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन ये क्या होता है काइंड ऑफ ये जो कंफर्मिटी स्टैब्लिश करने के लिए इसमें क्या होता है कि एक काइंड ऑफ क्रिएटिविटी में काइंड ऑफ वीकनेस आ जाती है। अब देखिए, एक चीज को आप फॉलो किए जा रहे हैं, यू आर नॉट डिस्क्राइबिंग समथिंग न्यू, सो दैट इज अ काइंड ऑफ thing which will enforce you to be stick to the one thing। लेकिन इसमें ये चीज होती है कि जब आप इस चीज को पैटर्न को फॉलो करते हैं, उस चीज को ऑन करते हैं, ऑब्वियसली यू डू नॉट नो कि दैट कि व्हाट इज द थिंग लाइक एंड व्हाट इज द एक्चुअल कंसेप्ट। लेकिन जब उसको आप फॉलो करते हैं और फिर क्या होता है कि द न्यू वेज ओपन फॉर यू। इन द सेम वे क्या होता है कि राइटर एक ट्रेंड को फॉलो करता है, ठीक है। उसको फॉलो करते हुए वो वहां से लर्न करता है। अच्छा, लर्न करने के बाद क्या होता है कि उसके लिए न्यूनेस जो होती है वो ओपन हो जाती है और वो न्यू काइंड ऑफ राइटिंग जो होती है वो फॉलो करने लग जाता है। अच्छा, अब ये लास्ट है। अब देखें कि वही चीज आ गई है कि जब पीरियड और टाइम के लिहाज से स्टाइल क्या होता है, डिफरेंट होता है। आई मेक इट शॉर्ट कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में अब देखें इसी तरह ही जो एज चेंज होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो क्या हो रहा है कि स्टाइल जो है वो चेंज हो रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम। सो स्टाइलिस्टिक से कंसर्न ये भी होता है कि वो टाइम के लिहाज से, टाइम के स्पैन के लिहाज से वो चीज क्या करे कि लिटरेरी वर्क को ऑब्जर्व करे और उसमें क्या तब्दीलियां आती जा रही हैं वोकेबलरी के लिहाज से, ठीक है, सेंटेक्स के लिहाज से, स्पेलिंग के लिहाज से, ऑब्वियसली वो चीजें देखी जाएंगी। और इसी तरह इसको अगर हम सम अप करने की कोशिश करें तो वो एक्सिस के लिहाज से, जिस तरह हमने डिस्कस किया, पैराडिग्मेटिक के लिहाज से और सेंटिग्मेटिक के लिहाज से, फिर हम क्या करते हैं डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स आ जाती है हमारे पास, फिर सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स आ जाती है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स में क्या किया जाता है कि एक लैंग्वेज को विद इन अ पर्टिकुलर टाइम क्या किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। लेट्स सपोज दैट के ओल्ड इंग्लिश में ही उस लैंग्वेज को देखा जाए स्पेसिफिकली, ठीक है। सो दैट इज अ डायक्रॉनिक। अच्छा, उसके बाद सिंक्रोनिकली अगर हम देखा जाए एज ए होल, इसको हम जब डिस्कस करते हैं तो वो क्या होती है, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स कहलाती है। और उसको क्या किया जाता है, स्टाइलिस्टिक्स का ये भी कंसर्न होता है कि उसे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में लिटरेरी वर्क को एग्जामाइन किया जाए, फिर एज ए होल, एज ए हिस्ट्री के तौर पे उसको ऑब्जर्व किया जाए। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाता है सिचुएशन के लिहाज से, स्टाइल को सिचुएशन के लिहाज से देखा जाता है कि आपके पास लेट्स सपोज दैट के सरकमस्टांसेस क्या है, ठीक है, और सिचुएशन जो राइटिंग है उसको जो प्रेजेंट किया जा रहा है तो सिचुएशन के लिहाज से क्या है। अब देखें ना कि एक जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि रजिस्टर के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो वो क्या है कि एक रजिस्टर क्या होता है कि ग्रुप के लिहाज से, ठीक है, या ग्रुप ऑफ द पीपल के लिहाज से, लैंग्वेज का क्या होता है कि वो एसोसिएशन होती है विद अ पर्टिकुलर जो चीज है लैंग्वेज के वर्ड और एलिमेंट के लिहाज से, तो उसके लिहाज से स्टाइल को ऑब्जर्व करना भी स्टाइलिस्टिक्स का क्या कंसर्न है। अच्छा, अब इसी चीज को हम कंक्लूड करते हैं कि फ्रॉम द अबव it becomes clear that the study of style is actual concern of a stylistics। क्या होता है कि जो स्टाइल को स्टडी करना है वही बेसिकली क्या है, कंसर्न है स्टाइलिस्टिक्स का। अब स्टाइल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए कि ये जो तीन चार डायमेंशंस हैं स्टाइल की, इसके लिहाज से ही स्टाइल को देखना स्टाइलिस्टिक्स का कंसर्न होता है विद रिस्पेक्ट टू लिटरेरी वर्क। अच्छा, stylistic is itself can be approached from different aspect। अच्छा, अगर हम stylistics को एज ए सब्जेक्ट देखें तो इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी अप्रोच किया गया है, ठीक है। जिस तरह हमने थ्री पर्सपेक्टिव पढ़े तो वी वुड बी जस्ट फोकसिंग ऑन दैट जिसको कि इस लेक्चर में मेंशन है। अच्छा, the basic objective of stylistic is to reveal how language is used to express things। now
in a written text, or whether in it is a oral form, but we would be focusing on the written aspects of that very thing. अच्छा, अब यहाँ पे हम एक ओवरव्यू लेते हैं, सो द थिंग वुड बिकम इजी फॉर यू कि हमने क्या चीज कवर कर ली और क्या चीजें डिस्कस की. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, स्टाइलिस्टिक इज एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ लिंग्विस्टिक्स व्हिच हैज अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ अ मैनी स्कॉलर. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स एकेडमिक रेलेवेंस हमने देखी कि एकेडमिकली इसका क्या रेलेवेंस है. अच्छा, स्टाइलिस्टिक एप्लीकेबल इन मैनी अदर एरियाज ऑफ ह्यूमन endeavors where language is used. अच्छा, अब यहाँ पे अगर स्टाइलिस्टिक्स को हम देखें तो ये क्या है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स जहाँ पे लैंग्वेज यूज होती है कि ह्यूमन सर्कल से उसका का कंसर्न होता है, वहाँ पे एप्लीकेबल होती है. लेकिन एज ए स्टूडेंट जब इस सब्जेक्ट को देखा जाए तो स्टाइल हम क्या करेंगे कि एज ए स्टूडेंट of stylistic you should pay close attention to how language is used in any text. अच्छा, अब यहाँ पे आपको मतलब क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएंगे यहाँ पे कि स्टाइलिस्टिक्स क्या करती है कि वो क्लोज अटेंशन करती है या लुक आफ्टर करती है, क्या लें, या कंसर्न करती है कि टेक्स्ट के रिगार्डिंग. अच्छा, अब टेक्स्ट के रिगार्डिंग हमने देखा, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि वी हैव फोकस ऑन सम पॉपुलर पर्सपेक्टिव ऑन द स्टाइल नेमली. अच्छा, हमने क्या किया कि कुछ पॉपुलर पर्सपेक्टिव थे रिगार्डिंग द स्टाइल जो कि कंसर्न है स्टाइलिस्टिक्स. एज हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, स्टाइलिस्टिक इज बेसिकली स्टडी ऑफ द स्टाइल. तो उसमें क्या है, स्टाइल एज ए चॉइस हमने डिस्कस किया, स्टाइल एज द मैन हमने डिस्कस किया, स्टाइल एज ए डेविएशन हमने डिस्कस किया, स्टाइल एज ए कंफॉर्मिटी हमने डिस्कस किया, और स्टाइल एज ए टाइम हमने डिस्कस किया. So that's all about today. So inshallah in the very next session you people would be having a question and I would be trying to answer those very questions. Till then, Allah Hafiz. See you inshallah in the next session.